हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कशन किया, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका मैं यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन कर दे रहा हूँ। आप देखिएगा परीक्षा में जब आप कभी भी परीक्षा देने जाइएगा, कोई परीक्षा देने जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए वीडियोस को अच्छे से देखिए और थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी रहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जा करके पूरा वीडियोस को एक बार देखिए, समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तभी बनता है जब आपके पास फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट हो। दोनों, बस सिर्फ फैक्ट है कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट है फैक्ट नहीं है, तब भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोनों जब मिलेंगे, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसे बार बार बोल रहा हूं, जाकर के आप वीडियोस देखिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? यानी किस चीज के स्रोत से आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक, पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा पुरातत्व संबंधी खुदाई, तीसरा बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या डी धार्मिक ग्रंथ। तो देखिए शिलालेख पे लिखने उखने का कार्य जो भी था वो अशोक के समय से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका आंसर है ही नहीं। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ मिला ही नहीं है। हाँ, बर्तनों पे कुछ चित्रकारी मिली थी, पक्षियों की चित्रकारी, ये सब मिला हुआ है, लिखावट कुछ नहीं मिला हुआ है। धार्मिक ग्रंथ, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद कोई भी या किसी भी तरह का धार्मिक ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई। यानी खुदाई हो रही है, कुछ स्रोत मिल रहे हैं, उसी के द्वारा जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है कि हाँ ये कितना पुराना था, क्या क्या उस समय के लोग किया करते थे, उनकी आर्थिक गतिविधि क्या थी, फिर सामाजिक गतिविधि क्या थी, किस तरह से मतलब कि उनका खान पान था, ये सभी जानकारी हमको पुरातत्व संबंधी खुदाई से ही ज्ञात हो रही। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, भारत में चांदी की, ठीक है, सिल्वर की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में मिलते हैं, वैदिक संहिताओं में मिलते हैं, या चांदी के आहत सिक्कों से मिलता है? यानी सबसे प्राचीनतम भारत में चांदी का मतलब की जानकारी या स्रोत कहां से प्राप्त होता है? ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में बोल रहा है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति, तो देखिए इसका जो आंसर है वो हड़प्पा संस्कृति से, क्योंकि देखिए जितने भी ताम्रपाषाण संस्कृति है, इसकी जानकारी जो हमें मिली है वहां से चांदी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, और इसके बाद आप देखिएगा तो सबसे पुराना क्या है? हड़प्पा संस्कृति है, और यहां से जब खुदाई हुई है तो कई जगह चांदी के बारे में मतलब कि कुछ आभूषण मिले हैं हमको, तो उससे जानकारी इकट्ठा की गई है। और हड़प्पा संस्कृति के लोग चांदी कहां से प्राप्त करते थे? तो ये जो लोग थे हड़प्पा में, इनको चांदी राजस्थान के एरिया से मिल जाता था। ठीक, कुछ आपको पता होगा कि इनका बाह्य देशों से व्यापार भी होता था, तो कुछ मात्रा में ये अफगानिस्तान से भी चांदी प्राप्त करते थे व्यापार के माध्यम से, ईरान से भी चांदी आया करती थी। इन सब चीजों को आप याद रखिए। ठीक है, कि कहां से मिलती थी हड़प्पा में? हड़प्पा में चांदी राजस्थान के क्षेत्रों से भी मिलती थी, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से भी आया करता था। तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य आपको हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? देखिए दो संस्कृति के बीच का आपको डिफरेंस पूछ दिया, एक तरफ सिंधु घाटी संस्कृति और दूसरा वैदिक संस्कृति। बोल रहा है दोनों में भिन्नता क्या थी। ठीक है, बोल रहा है कि ये संस्कृति इससे भिन्न किस तरह थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी संस्कृति के बारे में पूछ रहा है कि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि हाँ वो एक नगरीय संस्कृति थी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी,
बिल्कुल सही जवाब है ये भी। कई जगह ऐसे चित्र लिपि मिले हुए हैं जो चित्रात्मक शैली में प्राप्त होते हैं। धौलावीरा में 10 अक्षर मिला हुआ है जो चित्र शैली रूप में है। ठीक है, तो आपका जवाब ये भी सही है। अगला देखते हैं, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखिए, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, कैसे सही है? देखिए, लोहे के बारे में जो जानकारी है वो वैदिक काल में आई थी। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और जब जानकारी ही नहीं होगी तो उससे रिलेटेड अस्त्र शस्त्र भी नहीं बना पाए होंगे, तो उनको लोहे की कोई जानकारी नहीं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि रक्षा के लिए कुछ शस्त्र वे बनाते थे, क्योंकि उन्हें तांबा के बारे में जानकारी थी और कांसे के बारे में भी जानकारी थी, तो उससे वे कुछ छोटे मोटे औजार बनाया करते थे। परंतु क्या था, लोहे के बारे में जानकारी उनको नहीं थी। लोहे की जानकारी वैदिक काल में आई, इसलिए आपका जो ये है ये कथन भी सही है। ठीक है, पूछ रहा है कि अभाव था, लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो बिल्कुल ये भी जवाब आपका सही है। तो कहने का मतलब ये तीनों स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी सही है। इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑप्शन होगा आंसर उपयुक्त सभी। तो कहने का मतलब देखिए यहां पर कितना अच्छे से आपको क्वेश्चन दे दिया है, 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं और तीनों के बारे में पूछ रहा है कि दोनों में अंतर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप टेकल कैसे करेंगे? तो टेकल इसी उस प्रकार कर सकते हैं कि भाई आपको सिंधु घाटी संस्कृति के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ वैदिक सभ्यता के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। दो सभ्यताओं का नॉलेज रहेगा तभी तो आप अंतर मतलब कि कर पाएंगे कि हाँ इस संस्कृति में ये सब चीजें थी और इस संस्कृति में ये सब नहीं थी। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा डिटेल अध्ययन कीजिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा। ठीक, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, या डी कुषाण काल। तो इसका जो आंसर है वो है पूर्व आर्य, मतलब आर्यों से पहले। तो आर्यों से पहले क्या था? आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी काल में मूर्ति पूजा आरंभ हो चुकी है। ठीक है, मूर्ति पूजा के रूप में क्या हो रहा है आपको पता होगा, आदि शिव की पूजा, आदि शिव की पूजा, फिर मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, ये सब हो रही है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। सिंधु सभ्यता में आदि शिव की पूजा और मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। तो पूर्व आर्य यानी आर्यों से पहले, यानी कब? सिंधु काल में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर पूर्व आर्य होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है आपके पास, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, ये पहली सूची है आपके पास ये वाली, और दूसरी सूची ये है। ठीक है, क्या दिया हुआ है पहली सूची में? हड़प्पा संस्कृति के बस्ती, यानी कौन कौन से उसके स्थल थे, नदी जिस पर अवस्थित है, किन किन नदियों के किनारे अवस्थित है, इसका मिलान करना है, फिर सही कूट को हमको चुनना है। तो देखिए हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी के नदी के तट के बाएं किनारे में अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि हड़प्पा रावी के किस तट पे है। तो हड़प्पा जो है रावी के बाएं तट पे अवस्थित है, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो गया, पहले का हड़प्पा का ए का 3, तो हम ढूंढेंगे कि ए का 3 हमारे किस ऑप्शन पे है। तो देखिए यहां भी ए का 3 मिल गया और यहां भी ए का 3 मिल गया, यानी इससे क्लियर हो चुका है कि हमारा आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। सी और डी में हमको सोचना नहीं है, तो इसको काट देना है तुरंत। ठीक, अब आगे बढ़ना है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो कहाँ था? ठीक, तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था, राजस्थान में कालीबंगा है। ठीक है, सी को देखते हैं लोथल। लोथल मैंने पिछले क्वेश्चन जब कराया था पिछले वीडियोस में, तो लोथल के बारे में बताया था कि लोथल भोगा नदी के तट पर अवस्थित है। तो देखिए इसका गया 1, सी का 1, तो देखिए बी का 2 मिल गया। देखिए ये 2 ऑप्शन मिलने के बाद ही हमारे आंसर पे हम पहुंच गए।
अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। परीक्षा में जब भी इस तरह का आपको सेटिंग हो जाए, मिल जाए मिलान करने के बाद, तो आगे मिलान करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। तुरंत इसको टिक मार करके आप आंसर कर लीजिएगा, आगे का मिलान करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखिए दो ऑप्शन तो एकदम एक्यूरेट सही है, तो बाकी का नीचे का मिलान करने का कोई तुक नहीं बन जाता है। तुरंत टिक मारिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं आपको। फिर रोपड़ क्या है, सतलज में है। तो देखिए तो आपका क्या आएगा, सी का वन भोगवा, ये भी सही बैठ रहा है। डी का फोर रोपड़ सतलज, ये पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए, 3 2 1 4। आप मिलान कर लीजिए, मैंने तीर के द्वारा मिलान कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षा में आएंगे। बस्ती का नाम दे देगा, नदी का नाम दे देगा, मिलान कर लीजिए। दूसरा, फिर बस्ती का नाम दे देगा और कौन कौन खुदाई में मतलब कि किनका किनका योगदान था, उस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे हड़प्पा रहेगा तो इधर दे देगा आपको क्या, दयाराम साहनी, तो मिलान कीजिए। उस तरह के क्वेश्चन का भी ट्रेंड बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ये हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इस ओर सूची 1 दी हुई है, इस ओर सूची 2 दी गई है, मिलान करना है और सही उत्तर तक पहुंचना है। देखिए आपके पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर थे उनका एक लिस्ट दे दिया है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। इधर के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो कौन सी चीज कहां से मिली है, इस चीज को मिलान करना है, ठीक है। खुदाई के दौरान किस नगर से क्या मिला है, वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए लोथल से आपको क्या मिला, तो देखिए लोथल से आपको गोदीबाड़ा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, गोदीबाड़ा मिला हुआ है। गोदीबाड़ा का मतलब क्या होता है, एक बंदरगाही नगर होता है, और अभी के समय का समझ लीजिए आधुनिक पोर्ट। तो गोदीबाड़ा लोथल से मिला है, और उस काल में लोथल से व्यापारिक गतिविधियां होती थी, हम पहले ही बता चुके हैं। तो गोदीबाड़ा का मतलब है बंदरगाह, इसको यहाँ पर कर लीजिएगा। कई बार ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना, कि गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है, तो लोथल से। या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाही नगर कौन सा था, तो लोथल, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ए का 2 हो गया। कालीबंगा से जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला हुआ है। तो देखिए यहां से ये भी चला गया, बी का 1। तो अब मिला लेते हैं, ए का 2। तो देखिए ए का 2 यहां है और यहां है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। अब हमको बी या डी में ही अपना आंसर खोजना है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, कालीबंगा 1, बी का 1। तो कहां पड़ रहा है, बी का 1, देखिए यहां। अब जैसे ही बी का 1 मिला, आपको आंसर मिल चुका है कि हमारा आंसर अब बी ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आगे भी चेक कर ले रहे हैं। लेकिन परीक्षा हॉल में अगर ये 2 मिल जाए, बाकी कोई सेट नहीं हो रहा है, तो टिक मार करके आगे बढ़ जाइए, आपका टाइम बचेगा। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा हम आगे चेक कर लेते हैं कि क्या है। फिर देखिए धौलावीरा से क्या मिला हुआ है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। 10 चिन्ह का एक साइन बोर्ड धौलावीरा से मिला हुआ है। धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है, कच्छ के रण में अवस्थित है, ठीक है। तो सी का क्या हो गया आपके पास, 4। मिलान कीजिए, सी का 4 भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं, बनावली, ठीक है। अब बनावली में क्या मिला है आपको, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की एक प्रतिकृति, बनावली से ये मिला हुआ है, ठीक। हरियाणा में अवस्थित है, वहां से क्या मिल गया है, पक्की मिट्टी का बना हुआ हल का एक मॉडल मिला हुआ है। तो डी का 3। तो देखिए हमारा आंसर ऑटोमेटिक मिल गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। लघु हड़प्पा के नाम से किस स्थल को जाना जाता है, ठीक। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ए लोथल,
बी सुतकोतदा, सी कालीबंगा या डी धौलावीरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल गुजरात राज्य में अवस्थित है, भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। एक बंदरगाही नगर था, वहां एक गोदीवाड़ा भी मिला हुआ है। जल प्रबंधन की वहां एक अच्छी व्यवस्था थी। लोथल के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए लोथल, बी चनहुदड़ो या सी केवल ए या डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। मनके बनाने का जो कारखाना है वो लोथल में भी मिला है और चनहुदड़ो में मिला है। इससे हमारा आंसर हो गया डी, ए और बी दोनों। ठीक है, जब वहां खुदाई हुई है तो मनके बनाने के कारखाना दोनों जगह मिला हुआ है, ए लोथल में भी और आपके चनहुदड़ो में। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत जगह केवल लोथल दिए रहेगा तो नहीं, दोनों जगह मनके बनाने के कारखाने आपको मिले। ठीक, इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से आपको मिले हुए हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां से मिला हुआ है, क्या मिल रहा है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। आपके पास ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटदीजी या डी आमरी। कौन सा आंसर आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है धौलावीरा। तो शैलकृत स्थापत्य का जो प्रमाण मिल रहा है आपको धौलावीरा से मिल रहा है। ठीक है, धौलावीरा के खोज में आर एस बिष्ट का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। धौलावीरा के खोज में आर एस बिष्ट का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं के योगदान से धौलावीरा प्रकाश में आया। ये धौलावीरा कहाँ अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। इसके भी याद रखिएगा, गुजरात में अवस्थित है। कहाँ है, कच्छ के रण में अवस्थित है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में अवस्थित है। यहीं पर आपको एक विशाल रिजर्वायर मिला हुआ है। शैलकृत स्थापत्य का मतलब है एक विशाल जलकुंड मिला हुआ है। पानी को संरक्षित करने के लिए इन्होंने बनाया था धौलावीरा के लोगों ने। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजर्वायर धौलावीरा से मिला हुआ है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। उसी को यहाँ पर लिख दिया है शैलकृत स्थापत्य। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, धौलावीरा। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा के मतलब कि किस स्थल से एक बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही महत्वपूर्ण रिजर्वायर मिला हुआ है, जल प्रबंधन के लिए एक रिजर्वायर मिला हुआ है। तो आपका ऑप्शन धौलावीरा होगा। तब याद रखिएगा वहां एक रिजर्वायर मिला हुआ है खुदाई के दौरान। किस नगर में, धौलावीरा में। धौलावीरा की खोज किसने की थी, आर एस बिष्ट महोदय ने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो कहां पर वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक, आपके पास ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी चनहुदड़ो, डी सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। तो खुदाई के दौरान आपको मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। कहने का मतलब यह है कि कुबड़ वाले बैल की जो मुहर थी वो मोहनजोदड़ो से ही मिली हुई है। कहां से मिली हुई है, कुबड़ वाले बैल। ठीक, कहां से ये मुहर मिला है आपको, मोहनजोदड़ो से। उसी को बोल रहा है वृषभ मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो वो स्थान है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और वृषभ मुद्रा वहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रखिएगा वृषभ मुद्रा की जगह कुबड़ वाले बैल भी आपको दे सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर वही होगा मोहनजोदड़ो से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि किसका सुमेलन गलत है। ठीक है, तो देखिए ये हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, यानी बिल्कुल सही है। लोथल, लोथल की खोज किसने की थी, एस आर राव, ये भी सही है। सुरकोतदा, जेपी जोशी ने उसको खोजा था, ये भी ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा वी के थापड़, देखिए ये गलत है। ठीक है, धौलावीरा वी के थापड़ ने आर के बिष्ट ने खोजा था। किसने खोजा था, आर के
बिस्ट ने खोजा था। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, बी के थॉपर की जगह आर के बिस्ट सही होगा। तो पूछ क्या रहा आपसे क्वेश्चन में कि सुमेलित नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, डी, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है धौलावीरा। बाकी सब सही है, हड़प्पा दयाराम साहनी जी ने, लोथल एस आर राव ने, सुरकोतदा जेपी जोशी। ठीक है, तो अपना आंसर मिल गया धौलावीरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में से किस पशु का अंकन, ठीक, पशु के बारे में अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। यानी हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो अलग अलग जगह पे मोहर मिले हैं, तो पूछ रहा है कि किस पशु का जो मोहर है प्राप्त नहीं हो रहा है। बैल का प्राप्त होता है, हाथी का भी वहां प्राप्त होता है, भेड़ का भी वहां मुहर मिला हुआ है, घोड़ा, घोड़ा का जो मुहर है वो बिल्कुल ही नहीं मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा काल में इन लोगों को घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब जानकारी नहीं होगी तो उससे रिलेटेड जो मुहर बनेंगे वो बन ही नहीं सकते हैं, सीधा सा सोच है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया घोड़ा हो गया, यानी घोड़ा का पशु का जो अंकन था उनकी मोहरों पर उपलब्ध नहीं। ठीक है, तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस पशु का जो मुहर है सबसे ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, तो मुहर में सबसे ज्यादा जो मिला हुआ है यहीं पर लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है ना एक श्रृंग वाले पशु, एक श्रृंगी पशु बोलते हैं, एक श्रृंगी पशु की जो मुहर है वो सबसे ज्यादा मिली है, एक श्रृंगी पशु की। और दूसरे नंबर पे किसकी मिली है, तो कुबड़ वाले बैल की मुहर। दूसरा नंबर पे कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाला बैल वाला बैल, इसका अंकन सबसे ज्यादा मिला है। यानी जो मुहर की प्राप्ति हुई है तो सबसे ज्यादा जो मुहर मिले हैं वो एक श्रृंगी पशु की मुहर मिली है। उसके बाद बोलेंगे किसकी मतलब की मुहर सबसे ज्यादा मिली है, तो दूसरा जो सबसे ज्यादा है कुबड़ वाले बैल की मुहर सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। कभी आपसे पूछ भी देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक नोट डाउन करवा दिया, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपके पास, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर बनी, यानी नील नदी के तट पर उस सभ्यता का विकास हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ए रोमन साम्राज्य, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता, या डी मिस्र की सभ्यता। हर कोई जानता है कि मिस्र जो है नील नदी की देन कहलाती है, तो नील नदी घाटी की जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता कहलाती है। ठीक है, तो नील नदी के घाटी पे जिस सभ्यता का विकास हुआ वो है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इस प्रश्न का इस सिंपल सा आंसर है ये, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का आंसर सबको पता होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वस्त्रों के लिए कपास, कपास के बारे में पूछ रहा है आपसे। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, यानी कपास की खेती कब से आरंभ हुई इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ए मिस्र में, मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में, या डी भारत में। यानी सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ किस देश में शुरुआत हुआ, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो भी साक्ष्य मिले हैं खुदाई के दौरान, चाहे मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में, तो जो खुदाई हुए हैं उससे पता चलता है कि भारत में जो कपास का मतलब की खेती है वो सबसे पहले वहां मतलब की शुरुआत हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। जो कपास यहाँ मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, आपको कपास का एक सूत मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कपास का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक, जो ये बतलाता है कि यह 3000 ईसा पूर्व पहले का है। ठीक, कब का है, मतलब कि जो कपास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कपास की सूत प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसको धागा बोलते हैं, उसका मतलब कि प्रामाणिकता जब देखा गया तो 3000 ईसा पूर्व के आसपास मालूम होता है कि वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास का कपास का सूत है। तो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारतवर्ष में शुरू हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुई, तो इसका जो आंसर होगा वो भारत होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लौकिक सभ्यता थी, उनका धार्मिक चीजों में विश्वास था, साथ ही साथ वे लोग इस लोक के अलावा पारलौकिक जीवन में भी विश्वास किया करते थे। कहने के बाद मरने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा, तो जब आदमी मरता था तो उसके कब्र के साथ वे खाने पीने की चीजें, बर्तन, कुछ जेवर, कंघी, इस तरह की चीजों को भी दफनाया करते थे। तो कहने का मतलब है, और एक बात और चीज है, तो इस तरह की परंपरा वहां दिखाई देती है। साथ ही साथ आप वहां पर देखिएगा कि मातृ देवी की पूजा, फिर आदि शिव की पूजा, इस तरह की चीजें भी वहां प्रचलित हैं। तो वे धार्मिक चीजों में भी विश्वास करते थे, पूजा पाठ पद्धति में विश्वास करते थे और लौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक, और दोबारा आदमी का जन्म होगा, ये भी उनकी मान्यताएं थी, परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब कि धार्मिक क्रिया सभी व्याप्त थे परंतु बहुत ही उसमें दृढ़ता नहीं थी। ये जो वर्चस्वशाली और जो दृढ़ता का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे वैदिक काल में प्रभाव में ज्यादा आने लगा। यानी जो दृढ़ता बोलते हैं ना, बोलते हैं धर्म में जो दृढ़ता है, जटिलता है, वो सब आपको दिखाई देने लगेगी वैदिक काल। ठीक है, तो इस काल में धार्मिक तत्व विद्यमान थे परंतु वह वर्चस्वशाली नहीं था। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि मोहनजोदड़ो से आपको 3000 ईसा पूर्व के कपास के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, भारतवर्ष में बहुत ही पहले से कपास की खेती की जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब हम अपने ऑप्शन की ओर जाएंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो हमारा जो आंसर होगा सी होगा, एक व दो दोनों। दोनों ही स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए उत्तर क्या हो गया आपका, एक व दो दोनों होगा। ठीक है, इस क्लास को आज हम यहीं रहने देते हैं। हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में अगले वीडियोस के साथ। और जिस किसी को भी हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो उसको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारे प्रयास अगर आपको और अच्छा लग रहा हो और चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपके पास और अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।